नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की है। बिन मौसम बारिश और ओलावृष्टि को लेकर के ये बैठक की गई और बैठक के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सीधे निर्देश दे दिए हैं कि अन्नदाता किसानों का हित सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि बेमौसम जो बरसात हुई है तो आपको बता दें कि फसल नुकसान पर सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रहे हैं। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं 6 बड़ी खबरें। फसल नुकसान पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं और अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि दूसरी खबर पर नजर डालेंगे। स्कूल चलो अभियान के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया है। कहा है कि सभी तक शिक्षा पहुंचना बहुत जरूरी है। तीसरी खबर होगी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश पुलिस को माफिया अतीक की रिमांड मिल गई है। चौथी खबर है राहुल गांधी के समर्थन में रायबरेली में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। वो प्रदर्शन की खबर पूरी विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उसके अलावा पांचवी खबर है मुजफ्फरनगर में 50,000 का इनामी बदमाश को ढेर किया गया। इस पर भी विस्तार से आपको एक पूरी खबर बताएंगे। और साथ ही छठी खबर अमरोहा में तांत्रिक को तालिबानी सजा दी गई। 2 युवकों ने तांत्रिक को बेरहमी से पीटा है। तो इन 6 खबरों पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन इसके साथ ही और अन्य खबरों पर भी आपको विस्तार से बताएंगे। और चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं पहली खबर पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उच्च स्तरीय बैठक की है, जहां बिन मौसम बारिश और ओलावृष्टि को लेकर के बैठक की गई है। बैठक के बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सीधे तौर पर निर्देश दे दिए हैं। अन्नदाता किसानों का हित सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है। मार्च महीने में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसल खराब हुई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 9 जनपदों में ओलावृष्टि की खबर सामने आई है। तो बेमौसम जो बारिश हो रही है, बेमौसम जो ओलावृष्टि है, उससे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो है उत्तर प्रदेश का किसान, हमारे देश का किसान। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 9 जनपदों में ओलावृष्टि की खबरें सामने आई। फिलहाल आकलन करने की बात कही जा रही है। अफसरों को सीधे तौर पर निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिए गए हैं कि जिन जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है उसका पूरा जानकारी निकाली जाए, पूरी रिपोर्ट उसकी बनाई जाए, जिससे कि समय रहते ही किसानों को उनकी फसल का मुआवजा दिया जा सके। क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो उनका किसान है, जो देश का किसान है, वो पहली प्राथमिकता है। अन्नदाता किसानों का हित सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा कि मार्च महीने में हुई बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसल खराब हुई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 9 जनपदों में ओलावृष्टि की खबर आई है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज समीक्षा बैठक की, जिस दौरान उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त, साथ साथ उत्तर प्रदेश खाद्य आपूर्ति विभाग, उसके अलावा राजस्व विभाग, कृषि विभाग के अफसरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा के लिए बुलाया था। मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी इस तरीके की शिकायतें हैं, जहां जनहानि, धन हानि है, पशु हानि हुई है, वहां पर तत्काल मुआवजा संबंधित किसानों को उपलब्ध कराया जाए। साथ साथ जो अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हुई है उससे कहीं न कहीं जो गेहूं की गुणवत्ता है उस पर भी असर पड़ा है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो गेहूं की खरीद की जा रही है उसमें भी नियमों को शिथिल किए जाने की जरूरत है, ताकि जो गेहूं की कम गुणवत्ता हुई है उसको भी एमएसपी के आधार पर खरीदा जा सके। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनको भी निर्देशित किया कि जो इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसके बारे में वैज्ञानिकों को जानकारी होती है, तो 24 से 48 घंटे पहले किसानों को सूचित करें ताकि क्षति को कम किया जा सके। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज किसानों की इस पूरी समस्या को लेकर एक समीक्षा बैठक की, जिस दौरान मुआवजे से लेकर आगे भविष्य में होने वाली इस तरीके की प्राकृतिक आपदाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने बचाव के निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए एसके। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बेमौसम बारिश से
किसानों की फसलों को जो नुकसान पहुंचा है उसका आकलन करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी की तरफ से दिए गए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं प्रयागराज से, जहां पर माफिया अतीक के भाई अशरफ से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बरेली जेल प्रशासन ने अशरफ को प्रयागराज पुलिस को देने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। दरअसल सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बरेली जेल प्रशासन ने इनकार किया है प्रयागराज पुलिस को सौंपने के लिए। प्रशासन ने अशरफ की सुपुर्दगी देने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। बरेली जेल प्रशासन सीजेएम कोर्ट प्रयागराज को पत्र लिखेगा। पत्र में अशरफ की सुपुर्दगी को लेकर के सीजेएम कोर्ट से तारीख तय करने का अनुरोध किया जाएगा। तय तारीख पर ही जेल प्रशासन ने अशरफ की सुपुर्दगी देने के लिए बात कही है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अगले हफ्ते अशरफ को प्रयागराज लाया जा सकता है। तो दरअसल आपको बता दें कि अब कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अगले हफ्ते अशरफ को प्रयागराज लाया जा सकता है। इसके लिए पूरा पत्र लिखा जाएगा बरेली पुलिस प्रशासन की तरफ से। माफिया अतीक के भाई अशरफ से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बरेली जेल प्रशासन ने अशरफ को प्रयागराज पुलिस को देने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है और इसके पीछे कारण दिया है सुरक्षा का। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर के बरेली जेल प्रशासन ने इनकार किया है और प्रशासन ने अशरफ को सौंपने से इनकार कर दिया है। बरेली प्रशासन की तरफ से ये इनकार किया गया है। बरेली जेल प्रशासन सीजेएम कोर्ट प्रयागराज को अब एक पत्र लिखेगा और इस पत्र में अशरफ को सौंपने को लेकर के सीजेएम कोर्ट से तारीख तय करने का अनुरोध किया जाएगा और तय तारीख पर ही जेल प्रशासन ने अशरफ को सौंपने की बात कही है। यानी कुल मिलाकर कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अगले हफ्ते ही अशरफ को प्रयागराज लाया जा सकता है। अगली महत्वपूर्ण खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश पुलिस को माफिया अतीक की रिमांड मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। करेली थाने में दर्ज दिसंबर 2021 के रंगदारी मामले में अब ये पूछताछ होगी। माफिया अतीक से साबरमती जेल में पूछताछ करेगी उत्तर प्रदेश पुलिस। अतीक अहमद के रिश्तेदार जीशान ने ये मुकदमा दर्ज कराया था। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिसंबर 2021 का ये पूरा मामला जिसमें अब रिमांड मिल गई है और अब पूछताछ इस मामले में की जाएगी। यूपी पुलिस को माफिया अतीक की रिमांड मिल गई है। इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। करेली थाने में दर्ज दिसंबर 2021 के रंगदारी मामले में ये पूरी पूछताछ की जाएगी। माफिया अतीक से साबरमती जेल में ही उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी इस मामले को लेकर के। अतीक अहमद के रिश्तेदार जीशान ने ये मुकदमा दर्ज कराया था रंगदारी का। दिसंबर 2021 का ये मामला सामने आया था और अब इस पूरे मामले में रिमांड पुलिस यूपी पुलिस को मिल चुकी है और अब यूपी पुलिस इस मामले में अतीक अहमद से साबरमती जेल में ही पूछताछ करेगी। तो माफिया अतीक से साबरमती जेल में ही अब उत्तर प्रदेश पुलिस पूछताछ करेगी। अधिक जानकारी के साथ एसके हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? अब पूछताछ करने के लिए यूपी पुलिस साबरमती जेल जाएगी, अतीक अहमद से पूछताछ करेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें जिस तरीके से यूपी पुलिस अतीक अहमद से जुड़े हुए मामलों में लगातार तेजी ला रही है, जो पैरवी है वो तेजी तरीके से की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो भी ऐसे मामले लंबे समय से पेंडिंग है उन पर तेजी के साथ कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। हालांकि ये मामला जिसमें यूपी पुलिस को पूछताछ करने के लिए रिमांड अनुमति मिली है वो दिसंबर 2021 का है, जो कि अतीक अहमद के साड़ू के भाई जिसान से जुड़ा हुआ है। जिस पूरे मामले को लेकर 5 करोड़ की रंगदारी अतीक अहमद पर आरोप है कि उसने जेल से मांगी थी और उस दौरान रंगदारी देने से मना करने पर जिसान को पीटा गया था। साथ ही साथ उसका जो घर है वो बुलडोजर से गिरा दिया गया था। इस पूरे मामले पर करेली थाना क्षेत्र जो कि प्रयागराज का है उसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। उस पर अब यूपी पुलिस अतीक अहमद से पूछताछ करेगी। हालांकि उमेश पाल अपहरण कांड में उसको उम्र कैद की सजा हो चुकी है, जिसमें वो एक आम कैदी की तरीके से साबरमती जेल में सजा काट रहा है। ये दूसरा ऐसा मामला है जिस पर अब यूपी पुलिस पूछताछ करेगी, क्योंकि पूछताछ करने के बाद यूपी पुलिस की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की जाए ताकि कोर्ट की तरफ से जो सजा है वो सुनाई जा सके। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अतीक अहमद की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस एक और मामले से जहां अतीक पर 102 कुल मामले दर्ज हैं, जिसमें से सिर्फ एक मामले पर 43 साल बाद पहली सजा
हुई है। जी। और ये दूसरा मामला है जिस पर कहीं न कहीं पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, जिसमें रिमांड के बाद, पूछताछ के बाद, चीजों को बेहतर ढंग से करने के बाद चार्जशीट के जरिए कार्रवाई जी को आगे बढ़ाने की कोशिश यूपी पुलिस की। जी ठीक है, शुक्रिया इसके तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। बजट में हुई तमाम घोषणाएं आज से लागू होंगी। बैंक और लेन देन से जुड़े कई नियम भी बदले गए। आज से सोने के जेवरों पर 6 अंक वाला HUID नंबर होगा। 30 जून तक सोने के पुराने स्टॉक बेचने की अनुमति है और सरकार ने NPS के लिए KYC डॉक्यूमेंट्स जरूरी कर दिए हैं। पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई है लिमिट। आज से डेट म्यूचुअल फंड पर LTCG टैक्स बेनिफिट नहीं होगा। आज से 7 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स से भी छूट मिली है। आज से महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम भी शुरू हुई। आज से स्मॉल सेविंग स्कीम पर मिलने वाले ब्याज भी बढ़ जाएंगे। मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ के बाद 50,000 के नामी शातिर बदमाश राशिद को ढेर किया गया है। बदमाश के पास से रिवॉल्वर, तमंचा और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किया गया। क्रिकेटर सुरेश रैना के रिश्तेदारों के घर पर डकैती के दौरान 3 लोगों की हत्या करने वाला बदमाश आज मुठभेड़ में ढेर किया गया है। 2020 में पठानकोट में क्रिकेटर सुरेश रैना के 3 परिजनों को डकैती के दौरान मारने वाले बदमाश को आज ढेर कर दिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शाहपुर को एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई, जिसमें मुखबिर द्वारा ये बताया गया है कि बावरिया गैंग के कुछ एक्टिव मेंबर्स थाना शाहपुर में आकर के रुके हुए हैं। वो 3-4 दिनों से रुके हुए हैं, लगातार रेकी कर रहे हैं और हो सकता है किसी बड़ी घटना को अंजाम दें। इस सूचना को तत्काल SOG प्रभारी से अवगत करवाया गया। SOG प्रभारी और थानाध्यक्ष दोनों की जॉइंट टीम ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। वहाँ पे मुखबिर के माध्यम से सूचना एकत्रित की गई, लोकल से बातचीत की गई और वहाँ पे जॉइंट चेकिंग अभियान चलाया गया। ये प्रक्रिया लगभग दिन भर चल रही थी। अभी लगभग 1 घंटे पहले जब चेकिंग चल रही थी तो एक बाइक वहाँ से आती दिखी। उसे जब रोकने का प्रयास किया गया तो उस पर से 2 अपराधी पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए ईख के खेत के अंदर भागे। पुलिस ने उस पूरे खेतों को ऑर्डन ऑफ किया और पुलिस भी ईख के खेत के अंदर गई, जहाँ पे दोनों में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में थानाध्यक्ष शाहपुर के गोली लग गई। वो अभी हॉस्पिटल ले जाया गया उनको, वो बिल्कुल सेफ है। पुलिस ने भी जो रिटेलिएटरी फायर किया है उसमें एक अपराधी को गोली लग गई है, उसे भी तत्काल हॉस्पिटल के लिए रश किया गया। लेकिन थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई कि उसकी मृत्यु हो गई है। जो दूसरा अपराधी है वो भागने में सफल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षक अपने स्कूल वाले गांवों में भ्रमण करें और ड्रॉप आउट बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करें। हर बच्चे को स्कूल से जोड़ना ही हमारा कर्तव्य है। हमें यूपी को 100% साक्षर बनाने की चुनौती लेनी होगी। स्कूल चलो अभियान, इस अभियान का शुभारंभ हम लोगों ने 1 जुलाई 2017 में प्रारंभ किया था। उस वर्ष जुलाई में इसलिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया क्योंकि सरकार ही 19 मार्च को बनी थी और मार्च के बाद फिर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते बढ़ाते जुलाई 17 में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम को कुकरेल में प्रारंभ किया था। पाठ्यक्रम में भी काफी बदलाव आया है। NCERT का पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद अपना रहा है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति के साथ साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति उसके साथ दर्ज हो रही है। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों के प्रत्येक विद्यालय को, प्रत्येक ब्लॉक विकास खंड को, प्रत्येक जनपद को निपुण विद्यालय, निपुण जनपद, निपुण ब्लॉक घोषित करने का एक प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। और शिक्षा के क्षेत्र में जब हम क्वालिटी देने की स्थिति में पहुंच चुके हैं तो उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज तमाम कार्यक्रमों को यहां पर लॉन्च भी किया गया है। एक समय ऐसे भी आ गया था जब उत्तर प्रदेश की पहचान अपने ज्ञान, अपने विज्ञान, अपनी समृद्धि और अपने संसाधनों से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर की अराजकता, गुंडागिर्दी, दंगे
और अव्यवस्था और अराजकता उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। बीमारी उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। अव्यवस्था, भ्रष्टाचार ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी। लेकिन पिछले 6 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए, आज उसके परिणाम हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। और इसी बीच बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब गाजीपुर से, जहां पर 15 अप्रैल को बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के भाग्य का फैसला होने जा रहा है। गैंगस्टर कोर्ट में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के खिलाफ अंतिम बहस पूरी होगी। बीजेपी विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में यह बहस चल रही थी और मामले में 15 अप्रैल को गैंगस्टर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या की गई थी। मोहम्मदाबाद थाना इलाके के बसनिया चट्टी पर यह हत्या की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। साल 2007 में अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था। अब बहुत जल्द 15 अप्रैल को इस पूरे मामले में फैसला अदालत सुनाती हुई नजर आएगी। मोहम्मदाबाद थाना इलाके के बसनिया चट्टी पर इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। 2007 में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज हुआ था। अब गैंगस्टर कोर्ट में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो अंतिम बहस है वो भी पूरी हो चुकी है। बीजेपी विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में ये पूरी बहस चल रही थी, जिसके बाद में अब 15 अप्रैल को गैंगस्टर कोर्ट इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएगी। गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया, उसके गैंग चार्ट में कृष्णानंद राय के हत्याकांड का मामला दर्शित किया गया था और मुख्तार अंसारी के मामले में कृष्णानंद राय की हत्याकांड के अलावा बनारस के नंद किशोर रुंगटा के अपहरण, उनकी हत्या किए जाने का मामला भी दर्शित किया गया और इस आधार पर आरोप पत्र आने के बाद उसका विचारण चला और कल अंतिम बहस की गई, जिसके आज उसके संबंध में जो कुछ अभियुक्तगण की ओर से कल कहा गया था उसका आज प्रोसिक्यूशन की तरफ से जवाब दिया गया और दोनों ही पत्रावलियों में बहस पूर्ण होने के बाद पत्रावली 15 अप्रैल 2023 के लिए जजमेंट हेतु नियत। हमारे संवाददाता आसिफ अंसारी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। आसिफ, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? देखिए 2007 में ये पूरा मुकदमा दर्ज हुआ था और 2007 से लेकर के अब, यानी कि अब जो 15 अप्रैल आएगी तब इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। बहस पूरी हो चुकी है। जी बिल्कुल, हम बता दें 15 अप्रैल को बसपा सांसद अफजाल अंसारी जो बीएसपी से सांसद है और बड़े भाई छोटे भाई मुख्तार अंसारी और एक और अपराधी जो सीबीआई से बरी हो चुके थे, पर गैंगस्टर कोर्ट में देखा जाए तो कल से सुनवाई चल रही थी, बहस चल रही थी। 15 अप्रैल को इसका डेट रखा गया है। अब इसकी घड़ी कल 15 अप्रैल को सुनाई जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आसिफ। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब अमरोहा के, जहां पर तांत्रिक को तालिबानी सजा दी गई है। दरअसल 2 युवकों ने तांत्रिक को बेरहमी से पीटा। तांत्रिक को पीटते हुए का वीडियो भी वायरल हो गया है। हालांकि 10 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। हरिद्वार का रहने वाला है पीड़ित तांत्रिक पर ठगी करने का आरोप है। नगर कोतवाली इलाके के बैंक कॉलोनी का ये पूरा मामला सामने आया और ये वीडियो भी इस वक्त सामने आ चुका है। तांत्रिक को पीटते हुए ये वीडियो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो जो है वो करीब 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। पीड़ित तांत्रिक उत्तराखंड के हरिद्वार का रहने वाला है और ये जो पूरी खबर है वो अमरोहा से इस वक्त सामने आई है, जहां 2 युवकों ने तांत्रिक पर ठगी करने का आरोप लगाया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी है। तो तालिबानी सजा देते हुए ये दोनों युवक सामने आए हैं। हालांकि देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में पुलिस कब कार्रवाई करती है, क्योंकि अब ये वीडियो भी सामने आ चुका है। हालांकि ये वीडियो जो है वो 10 दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद में इन दोनों युवकों पर कार्रवाई कब होगी ये देखने वाली बात है।
अमरोहा के बाद अब अगली खबर है लखनऊ से। बीबीडीओ में लगभग 70 छात्र छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई हैं। हॉस्टल में रह रहे छात्र छात्राएं बीमार हुए हैं। सभी को बसों और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। आरएमएल और चंदन हॉस्पिटल में सभी छात्र छात्राओं को भर्ती कराया गया। रात के खाने के बाद लूज मोशन और उल्टी की शिकायत करीब 70 छात्र छात्राएं करती हुई नजर आई। हालांकि फिलहाल अभी सीएमओ ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। तो रात के खाने के बाद में लूज मोशन और उल्टी की शिकायत सभी छात्र छात्राओं को हुई, जिसके बाद में उन्हें तत्काल ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात के खाने के बाद लूज मोशन और उल्टी की शिकायत थी। सीएमओ ने फिलहाल इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। बीबीडीयू का ये पूरा मामला सामने आया। बीबीडीयू में लगभग 70 छात्र छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई हैं। सभी को इमरजेंसी में बसों और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। आरएमएल और चंदन हॉस्पिटल में सभी को भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। तो वहीं सीएमओ ने भी इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बीबीडीयू में लगभग 70 छात्र छात्राएं फूड पॉइजनिंग का ये शिकार हुई हैं। रात का खाने के बाद में उल्टी और लूज मोशन की शिकायत इन सभी को हुई। वहीं गुजरात के अहमदाबाद पुलिस ने गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र के बिसोखर गांव से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रेहाना नाम की महिला को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके भाई जुनैद को मेरठ के मवाना से गिरफ्तार किया। पकड़ा गया जुनैद बिसोखर में अपनी बहन रेहाना के घर पर कॉल सेंटर चला रहा था। यहां 2300 कनेक्शन थे, जिससे रोजाना 28,000 से ज्यादा कॉल होती थी। आरोपियों की भूमिका खालिस्तानी गतिविधियों में लिप्त होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं आरोपियों को पकड़ने के लिए अहमदाबाद पुलिस गाजियाबाद के मोदी नगर गोविंदपुरी इलाके में लगभग 15 दिनों से डेरा डाले हुए थी। युवाओं में आजकल अवैध हथियार रखने का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है। हापुड़ में तमंचे के साथ युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस फोटो में युवक हाथ में तमंचा लेकर दिखाकर अपनी हनक दिखा रहा है। वायरल फोटो सिटी कोतवाली क्षेत्र के शिवगढ़ी का बताया जा रहा है।